नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के सेक्शन में भारत के भूगोल का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक स्वरूप पढ़ने जा रहे हैं। भारत का भौतिक स्वरूप इसे हम इस प्रकार लिखते हैं, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। ये शब्द ऐसा है, इसको हम हिंदी में लिखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया का जो शाब्दिक अर्थ हो गया भारत का भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में देखिए क्या चीज आएगा कि भौतिक कहने का अर्थ हुआ फेस ऑफ इंडिया। फेस ऑफ इंडिया मीन्स भारत का ऊपरी आवरण। जैसे देखिए कि आपके फेस पे, ह्यूमन फेस पे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, लिप्स, ऐसे पृथ्वी की फेस पे भी डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं। जैसे हो गया उसका पठारी स्वरूप हो गया, पर्वत हो गया, पठार हो गया, और उस पर अपर्दन और निक्षेपण से बनने वाली आकृतियां होगी, जैसे मैदानी भाग हो गया, डेल्टा हो गया। इन सभी को हम फेस कहते हैं, द फेस ऑफ अर्थ। उसी प्रकार भारत की सतह पर जिन सारे लैंडफॉर्म्स को हम देखते हैं उन सभी को हम फेस ऑफ इंडिया में शामिल करते हैं और उसे कहते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। तो आपको ये क्लियर हो गया, जो अपर पार्ट ऑफ सरफेस जो हमें दिखाई देता है ऊपरी आवरण के रूप में, उसे हम कहते हैं फेस ऑफ इंडिया। अब फेस ऑफ इंडिया का दो हिस्सा हो गया, एक हो गया उसकी संरचना और दूसरा हो गया उसका उच्चावच। उच्चावच को हम रिलीफ कहते हैं और इसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर और ये हो गया रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स, उच्चावच। अब इस चीज को समझिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण एरिया है। जो भी आपने कहा फेस ऑफ अर्थ, पर्वत, पठार, मैदान या जो भी चीजें हैं जो भारत के फेस में नजर आती है, वो जिन पदार्थों से बनी हुई है उन सभी को बोलेंगे हम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा हार्ड सरफेस होगा, अग्रीनाइट होगा, बसाल्ट होगा, एलुवियल डिपॉजिट हो गया। ये सभी द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर में आया। एंड द सेकेंड आया रिलीफ फीचर्स। रिलीफ कहने का अर्थ हुआ कि भारत के भौतिक स्वरूप पे कौन कौन सी आकृतियां हैं। आकृतियां मीन्स माउंटेन है, प्लेटूज है, आइलैंड्स हैं, ये सारी चीज जो हिस्सा बना उसको कहते हैं हम रिलीफ फीचर्स। तो फेस ऑफ इंडिया जो इंट्रोडक्शन आया वो इस रूप में आया। फेस ऑफ इंडिया को ऐसे भी डिफाइन कर लीजिए आप, जब जो मॉर्फोलॉजी से जोड़िएगा तो फेस ऑफ इंडिया के लिए आप यूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म्स, सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स एंड थर्ड ऑर्डर्स ऑफ लैंडफॉर्म। जो भारत की मूल सतह पे है, जो भारत का गोंडवाना लैंड है, वो हो गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स। जो इस सतह पे अपर्दन और निक्षेपण के द्वारा बना वो थर्ड ऑर्डर हो गया, और जो इंडोजेनिक फोर्स के बना माउंटेन्स, प्लेट्यूज, उसको बोलेंगे हम वो सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स हो गया। सो लिखिए भारत का भौतिक स्वरूप। लिखिए भारत के भौतिक स्वरूप में भारत की सतह पर बनने वाली आकृतियों का अध्ययन करते हैं। In physiography of India, we study the face of India includes different orders of landforms, जिसमें विभिन्न क्रमों की आकृतियों को हम शामिल करते हैं। We include different orders of landforms. The first order is the surface of India. जो प्रथम क्रम है वो भारत का सतही भूभाग है, जो भारत एक गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। The surface of India is a part of Gondwana land. So mainly the southern part of India. You can write the face of India, the surface of India include the part of Gondwana land. And later on, there are the development of landforms
बाय इंडोजेनिक फोर्स एंड एक्सोजेनिक फोर्स। बाद के दिनों में इस सतह पर प्रथम द्वितीय क्रम की आकृति और तृतीय क्रम की आकृतियां क्रमशः आंतरिक बल और बाह्य बल के द्वारा निर्मित हुई। एंड लेटर ऑन द orders of landform develop by endogenic force and exogenic force. These are the second order landforms and third order landforms. तो ये हुआ शाब्दिक अर्थ फेस ऑफ इंडिया का, भारत के चेहरे का, भारत के स्वरूप का। लिखिए भूआकृति में, फिजियोग्राफी में हम दो चीजों को शामिल करते हैं। इन स्टडी ऑफ फिजियोग्राफी वी इंक्लूड टू थिंग्स। भूआकृति में हम दो चीजों को शामिल करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन रिलीफ फीचर्स। पहली चीज है वो संरचना और दूसरा उच्चावच। द फर्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज रिलीफ फीचर्स। संरचना, देखिए संरचना का अर्थ होता है उन सभी चीजों से जिन चीजों से हमारी भूआकृति का निर्माण हुआ है। The structure related to the elements or the material by which our surface of India has been constructed by some of the forces, उन चीजों, उन पदार्थों से है जिसके द्वारा भारत का भौतिक स्वरूप विकसित हुआ है। जैसे रॉक्स, डिफरेंट रॉक्स हो गया। लेकिन उच्चावच का अर्थ उन आकृतियों से है जो भारत की सतह पर दिखाई देता है। रिलीफ फीचर मीन्स द लैंड फॉर्म्स ऑन द फेस ऑफ इंडिया, जो भारत की सतह पे दिखाई देता है उसे हम रिलीफ फीचर्स और उच्चावच के रूप में शामिल करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज मीनिंग ऑफ फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी मीन्स टू थिंग्स, the elements or material, and the second is landforms on the surface of India. अब देखिए भारत की भूआकृति, जब भारत की भूआकृति की बात करेंगे तो सबसे पहले एक मैप बना लें, उसके द्वारा हम इसको डिस्कस करें। देखिए भारत की प्रमुख भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, भारत की प्रमुख भौतिक प्रदेश। देखिए सभी एरिया जितना ही सरल, जितना ही आसान नजर आता है, इसको लिखना उतनी ही इफेक्टिवनेस से एक महत्व रखता है, आपके एग्जाम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनता है। सो फिजियोग्राफी ऑफ और द रीजन्स ऑफ इंडिया जब भी पढ़ें तो इन चीज़ों को पढ़ें, इन दायरे में पढ़ें। अब भी पहले इसका एक मैप बना लीजिए तो बेहतर होगा। जो आपका एरिया है, इस तरह का कोई भारत का एक मैप बना लीजिए। एक मैप, इस तरह का हमने एक मैप बना लिया। श्रीलंका को भी शामिल करके हमने भारत का एक भौतिक स्वरूप बनाने का प्रयास किया। यहाँ पे देखिए कि ये एरिया भारत का पहला एरिया हुआ। दिस वन इज अ फर्स्ट रीजन ऑफ इंडिया। सेकेंड रीजन हुआ कि भारत का ये एरिया, मोटे तौर पे हम भारत के स्वरूपों को इस प्रकार लिखते हैं। भारत का दूसरा एरिया, भारत का ये एरिया तीसरा हुआ, जिसको हम मैदानी भाग कहते हैं। चौथा डेजर्ट एरिया हुआ। पांचवा कोस्टल प्लेन हो गया। और जो छठा एरिया हुआ वो भारत का आइलैंड्स हो गया। तो भारत की भौतिक स्वरूप में जो प्रदेश बनते हैं, भौतिक प्रदेश, उसमें इन प्रदेशों को हम शामिल करते हैं।
सो पहला हो गया उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। पर्वतीय प्रदेश, इट्स अ नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, पहला सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार। तीसरे सेक्शन को हम बोलते हैं मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान, इसको प्रायद्वीपीय पठार को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इधर के एरिया में पेनिनसुलर इंडिया, भारत का पठारी भूभाग। यह है मध्यवर्ती मैदान, जिसको बोलते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये आपका तीसरा सेक्शन हो गया। हमने चौथे सेक्शन को यहां लिखा है, फोर्थ एरिया को यहां लिख लीजिए। ये एरिया है भारत का थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल। नंबर 5वां हो गया हमारा ईस्टर्न प्लेन एंड वेस्टर्न घाट, या इसको हम कोस्टल प्लेन लिखें तो ज्यादा अच्छा है, प्लेन। पांचवा चीज है, जो छठा चीज है, वो है भारत का आइलैंड्स, भारत का द्वीप समूह, द आइलैंड्स ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार जो है भारत के भौतिक स्वरूप को हम पढ़ सकते हैं और उसका डिटेल कर सकते हैं। पहले एक मैप बना के आप इन सभी एरिया को प्लॉट कर लीजिए, जिसका हम डिटेल स्टडी कर पाएं। पहला क्या हुआ, नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा हो गया भारत का पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। तीसरा भारत का मैदानी भाग। चौथा भारत का थार मरुस्थल क्षेत्र। पांचवा हो गया भारत का कोस्टल एरिया, कोस्टल प्लेन। एंड द लास्ट वन यू हैव द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत का द्वीप समूह। अब देखिए, इसमें से जो चीजें हैं हमारे पढ़ने लायक, जो चीजें हमारे एग्जामिनेशन का हिस्सा बनते रहा है, उन चीजों को ज्यादा महत्व दें और उन चीजों को पहले तैयार कर लें। सो ये सभी एरिया में अभी तक एग्जामिनेशन का जो हिस्सा बना है वो क्या क्या चीज है। देखिए, जीएस और ऑप्शनल में थोड़ा सा फर्क होता है। जीएस में सिर्फ व्यवहारिक पक्षों को ज्यादा पूछा जाता है, और जो ऑप्शनल का एरिया है उसमें सैद्धांतिक पक्ष और उसकी जो बहुत ही बेस स्टडी है, उसका डेप्थ स्टडी है, उसको ज्यादा लाया जाता है। तो इन सभी एरिया में जितनी संरचना हमने पढ़ा, उसकी उत्पत्ति और संरचना तथा भू-आकृति, ये चीज क्वेश्चन का हिस्सा बनता है। जैसे दे दिया कि भारत का नॉर्दर्न माउंटेन, देयर ओरिजिनेशन, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ का वर्णन करें, या फिर दे दे भारत का प्रायद्वीपीय भारत जो पेनिनसुलर इंडिया, उसकी उत्पत्ति, उसकी संरचना और विशेषताओं का अध्ययन करें या लिखें, उसको ब्रॉडली लिखें। आमतौर पे आइलैंड्स और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, प्लेन्स ऑफ इंडिया नहीं पूछा गया है, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि इस एग्जामिनेशन के उद्देश्य से जो बहुत ही ब्रॉडली तैयार करें, जो आपको लिखने का अवसर मिल सकता है, वो है आपका माउंटेन्स ऑफ इंडिया, पेनिनसुलर प्लेटूज एंड द प्लेन ऑफ इंडिया, जो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बनता है। बाकी चीजें हैं जिसका स्टडी कर लेंगे, लेकिन वो लॉन्ग आंसर का हिस्सा तो नहीं बनेगा। एक बेसिक स्टडी बना के रखें, बेसिक बेस बना के रखें कि अगर पूछ दे तो आप इसको तब भी लिख पाएं।
या फिर ऐसा पूछ दे एक जनरल क्वेश्चन, भारत के सभी भौतिक स्वरूप को लिखें, तो उस कंडीशन में आप लिख पाए। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया होगा कि इस भूआकृतिक स्वरूप में हम किन चीज़ों को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हो गया द डिफिनीशन एरिया, द स्ट्रक्चर एंड फीचर्स। दूसरा हो गया भारत का 5-6 भौतिक स्वरूप, और तीसरा हो गया कि इन सभी एरियाओं में जो जो भौतिक स्वरूप है उन सभी का डिटेल स्टडी। तो मेरे ख्याल से प्लॉट एरिया, आपको कंटेंट्स एरिया समझ में आ गया होगा। इन सभी एरिया को फिर देखते हैं और किस प्रकार हम इसको ब्रॉडली आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि भारत का भौतिक स्वरूप जो 6 सेक्शंस हैं, उन सेक्शन को आगे बढ़ाने की बात हो रही थी, और इस सेक्शन में जो महत्वपूर्ण हिस्सा है उस सेक्शन को हम पहले लें और फिर उन सभी सेक्शनों को एक एक करके आप बेहतर रूप से ड्राफ्ट करें, जो फाइनल आंसर के रूप में आपको याद हो। पहला एरिया है जो आपका फर्स्ट एरिया है, वो उसको कहते हैं भारत का हिमालय, उत्पत्ति, संरचना और भू-आकृतिक विशेषताएं। भू-आकृतिक विशेषता को हम उच्चावच लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। द रिलीफ फीचर्स ऑफ हिमालय। अब इसकी विशेषता तक ही पूछता है, इसके यूजेस को जीएस में पूछता है। तो ये बड़ी क्लियर एरिया हुआ कि हम हिमालय को पढ़ने जा रहे हैं और उसकी उत्पत्ति, संरचना और भू-आकृतिक विशेषताओं को करेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन इससे पूछा हुआ बीपीएससी में कि प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति लिखें। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करें। और इसकी संरचना और उच्चावच का वर्णन करें। दिया यहां पे, एक्सप्लेन द ओरिजिनेशन ऑफ हिमालय बाय प्लेट टेक्टोनिक एंड राइट इट्स स्ट्रक्चर एंड रिलीफ। 2 बातें हो गई। अब देखिए पहली क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन में क्या फर्क है। पहले क्वेश्चन में यह है कि हिमालय की उत्पत्ति पूछा गया, इसमें आप आज़ाद हैं, आपके पास फ्रीडम है कि हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या आप किस रूप में करना चाहते हैं, कितने सिद्धांतों के द्वारा करना चाहते हैं, कौन सा सिद्धांत आपके इमेजिनेशन में, आपके नॉलेज क्षेत्र में ज़्यादा क्लियरिटी से है, उनको सीक्वेंस में ला सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें फिक्स्ड कर दिया कि सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा इसके उत्पत्ति की व्याख्या करें और दूसरा सेक्शन वैसे ही रहने दिया। तो दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहें कि अगर एक ओपन एंड क्वेश्चन पूछता है कि हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करें, तो हम उन सभी सिद्धांतों को लाएंगे जिसने हिमालय की उत्पत्ति के लिए काम किया। दूसरा, अगर सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक है तो हम प्लेट टेक्टोनिक को वहाँ पे लाएंगे। इस प्रकार आप देखेंगे कि हिमालय जो है का किस प्रकार विकास हुआ, किस प्रकार उसकी संरचनाओं का विकास हुआ। देखिए हिमालय का परिचय, पहले हिमालय क्या है इसका परिचय देखिए, एक परिचय, इंट्रोडक्शन।
हम लोग पढ़ते हैं कि हिमालय जो है एक वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। वलित कहने का अर्थ फोल्डेड माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है। फोल्ड कहने का अर्थ हुआ जो ऐसा कोई सरफेस जिसमें दबाव बल के द्वारा दोनों तरफ से दबाव बल पड़ा हो और इस प्रकार की संरचनाओं का विकास हुआ हो जो एंटीक्लाइन और सिनक्लाइन के रूप में हो, अपनति और सन्नति के रूप में हो। दैट्स एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन। जो नीचे की ओर घाटी होती है उसको सिनक्लाइन कहते हैं, जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको हम अपनति या पर्वतीय स्वरूप कहते हैं। तो दबाव बल के द्वारा जिस उच्चावच का विकास हुआ हो उसे हमने कहा फोल्डेड माउंटेन। एक टर्म और भी यूज होता है, इसमें ध्यान देने की बात है कि यह नवीन मोरदार पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है। न्यू कहने का अर्थ क्या हुआ? हमने आपको जो मॉर्फोलॉजी पढ़ाया था उसमें बताया था कि पूरी पृथ्वी के इतिहास में 3 बार भू हलचल हुआ और उसके द्वारा 3 प्रमुख भू हलचलों के द्वारा पर्वत का निर्माण हुआ। जो सबसे पुराना पर्वत था वो जो कैलिडोनियन हलचल का हुआ, जिसे आरावली वगैरह सीरीज को देखते हैं। उसके बाद जो हलचल हुआ वो हर्सियन सीरीज का था, जिसमें आपका यूराल वगैरह का विकास हुआ। और तीसरा सीरीज हुआ जिसको हम कहते हैं एल्पाइन हलचल, एल्पाइन मूवमेंट। एल्पाइन मूवमेंट वो समय था जिसमें जो आपको सेनोजोइक एरा या फिर तृतीय कल्प में विकसित हुआ। तो कहने का अर्थ 2 शब्द यहां हमने पारिभाषिक शब्दों को लिया कि हिमालय एक वलित पर्वत है जिसका निर्माण एल्पाइन मूवमेंट के द्वारा हुआ। आल्प्स के नाम से एल्पाइन हुआ। आल्प्स जिस युग में निर्मित हुआ उस युग में जितने भी पर्वत निर्मित हुए उन सभी पर्वतों को एक क्रम में रखा गया और उसका नाम दिया गया एल्पाइन मूवमेंट। जैसे भारत का हिमालय हो गया, अमेरिका रॉकी हो गया, दक्षिण अमेरिका का रेंडीज या अफ्रीका का एटलस हो गया। इन सभी पर्वतों की उत्पत्ति एक ही युग में हुई और जिसका नामकरण एल्पाइन हलचल से किया गया। यह हलचल सेनोजोइक एरा में हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं हम द माउंटेन ऑफ सेनोजोइक एरा और टर्शियरी पीरियड। तो ये चीज है जिसमें वलित पर्वत की हिमालय का परिचय आ जाता है। सो लिखिए इंट्रोडक्शन ऑफ हिमालय। लिखिए हिमालय एक वलित पर्वत है, नवीन मोरदार पर्वत है, ऐसा लिखिए। हिमालय इज न्यू फोल्डेड माउंटेन। हिमालय एक नवीन मोरदार पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, जिसका निर्माण वलन के कारण टेथिस भूसन्नति क्षेत्र में हुआ है। इट ओरिजिनेटेड इन अ जियोसिंक्लाइन एरिया ऑफ टेथिस सी बाय कंप्रेशन फोर्स। टेथिस भूसन्नति क्षेत्र में दबाव बल के कारण इसका निर्माण हुआ है। यह निर्माण एल्पाइन भू हलचल के द्वारा हुआ। It was originated during Alpine movement in Cenozoic era। जो एल्पाइन मूवमेंट सेनोजोइक एरा में हुआ, कल्प में हुआ, तृतीय कल्प में हुआ, उसके दौरान इसकी उत्पत्ति हुई। So this mountain originated by Alpine movement in Cenozoic era। So एक ब्रीफ परिचय हो गया कि हिमालय एक्चुअली है क्या। एक फोल्डेड माउंटेन है और इसकी उत्पत्ति जो है एक दबाव बल के द्वारा, कंप्रेशन फोर्स के द्वारा, एल्पाइन मूवमेंट के द्वारा हुआ, जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में नजर आता है। अब देखिए 2 तरह के क्वेश्चन हमने ड्राफ्ट किए थे अभी। एक ऐसा क्वेश्चन ड्राफ्ट किया था जिसमें ओपन एंड क्वेश्चन था कि हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या करिए, और दूसरा एक क्वेश्चन था प्लेट टेक्टोनिक के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए। सो उत्पत्ति की व्याख्या, इसकी ओरिजिनेशन, इस सेक्शन को लेते हैं, दैट्स ओरिजिनेशन एरिया।
कभी कभी ओरिजिनेशन को आपको सेक्शन ए से भी जोड़ देता है, आप ध्यान रखिएगा। भले सिलेबस में ना हो, उसको जोड़ता है कभी कभी। जैसे देखिए कि शीतोष्ण वायुम आपके सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो कभी कभी पूछता है, पूछा हुआ है। सवाना और मानसून वायुम सिलेबस का हिस्सा है। अब देखिए ओरिजिनेशन को ध्यान दीजिए, तैयार करके रखें कि आप इसको लिख पाइए। ओरिजिनेशन को हम इन चरणों में देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि भूसन्नति के द्वारा बाय जियोसिंक्लाइन, भूसन्नति के द्वारा जो प्रारंभिक सिद्धांत था इसको कोबर ने दिया था। ऑप्शन में आज़ादी होती है कि आप सभी चीज़ को डिटेल लिख पाएं। दूसरा जो मान्यता आया वो आया वेगनर के द्वारा। वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या की। फिर जो है होम्स ने, आर्थर होम्स ने संवहनिक धारा सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या की। संवहनिक धारा, कन्वेक्शनल करंट के द्वारा इसकी व्याख्या की। और लास्ट में जो आपके क्वेश्चन का अहम हिस्सा है, सेकंड क्वेश्चन का, वो है प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा, प्लेट विवर्तनिकी के द्वारा इसकी व्याख्या। द ओरिजिनेशन ऑफ हिमालय बाय प्लेट टेक्टोनिक। अब देखिए इसमें ये जितने सिद्धांत हैं यहाँ तक, ये सिद्धांत इसकी पूर्ण रूप से व्याख्या नहीं करते हैं या बहुत ही सभी विद्वानों के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। जो ये सिद्धांत है प्लेट टेक्टोनिक, उसके बारे में सभी विद्वानों में एक आम राय है, एक आम सहमति है कि यह सबसे वैज्ञानिक और सबसे आधुनिक सिद्धांत है जिसके द्वारा इसकी व्याख्या की जा सकती है। सो इंट्रोडक्शन के बाद सेकेंड पैराग्राफ में इसको लिखिए। द ओरिजिनेशन ऑफ हिमालय कैन बी एक्सप्लेन बाय दीज थ्योरीज। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या इन सिद्धांतों के द्वारा की जा सकती है। इन सिद्धांतों में पहला कोबर के द्वारा दिया गया भूसन्नति सिद्धांत, द जियोसिंक्लाइन थ्योरी गिवन बाय कोबर। द सेकेंड इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। वेगनर के द्वारा दिया गया W होता है, बाने होता है। और वेगनर के द्वारा दिया गया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और तीसरा कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखे हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी गिवन बाय वेगनर। एंड द थर्ड वन दैट इज कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी given by Arthur Holmes. Arthur Holmes के द्वारा दिया गया संवहनिक तरंग सिद्धांत। एंड द लास्ट वन यू हैव प्लेट टेक्टोनिक बाय मॉर्गन एंड पार्कर। और प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांतों में मॉर्गन एंड पार्कर को हमने शामिल किया, लेकिन बहुत सारे ज्योग्राफर्स इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। तो ये हमारा बेस बना जिन चीज़ों के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो अभी तक की बातों से क्लियर हुआ होगा कि हिमालय एक्चुअली क्या है और हिमालय की उत्पत्ति के लिए हम किन सिद्धांतों का सहारा ले सकते हैं जो इस सिद्धांत की, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या एक वैज्ञानिक रूप से करता हो। सो दीज आर द 4 थियोरीज वी कैन गो फॉर। अब इसमें देखिए जितने भी सिद्धांत हैं, अगर चारों सिद्धांत को ही देखिए तो एक लंबा सा क्वेश्चन बन जाता है। शब्दों का दायरा भी हमें ख्याल रखना है कि ये नियत शब्द के दायरे में ये आंसर खत्म हो जाए। सो ध्यान दीजिए कि एक एरिया बनता है। सबसे पहला वो है जियोसिंक्लाइन। जियोसिंक्लाइन को हम भूसन्नति कहते हैं। भूसन्नति दैट इज जियोसिंक्लाइन। पहले शाब्दिक रूप से जानिए क्या होता है, क्या है। जैसे कोई एक सागर का ऐसा कोई एरिया हो
और ये एक छिछला एरिया बनता हो, सैलो एरिया बनता हो, कम गहरा क्षेत्र बनता हो। छिछला या सैलो कहने का अर्थ हुआ कि यह सागर के तल पे एक ऐसा एरिया जो एक ब्रॉड वैली के रूप में हो, नैरो वैली के रूप में हो और उसका बड़ा सा एरिया बनता हो। ऐसे क्षेत्र में जब पर्वत का विकास होता है तो इसे हम भूसन्नति क्षेत्र कहते हैं। भूसन्नति मीन्स नैरो सैलो एरिया बिटवीन टू लैंड मासेस, उसे कहा जाता है भूसन्नति क्षेत्र। सागर का भी क्षेत्र बनता है और स्थलीय भाग में भी विकसित होते हैं। अब भारत का जो संबंध है, भारत में जो हिमालय का निर्माण हुआ वो टेथिस सागर के भूसन्नति क्षेत्र में हुआ। इट वॉज इन अ टेथिस सी। सो हमें देखना है कि टेथिस सागर के क्षेत्र में हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और इस विचारधारा को आर्थर होम्स ने किस प्रकार इसकी व्याख्या की। आर्थर होम्स ने कहा कि हमारा एक एरिया है, ऐसा मान लीजिए कि एक सागर का तल क्षेत्र है, ऐसा कोई सागर का एरिया बनता है, सागर का बॉटम का एरिया। इसको इस तरह ड्राफ्ट कर लें। ये एरिया हमने एक जियोसिंक्लाइन बनाया। इस सागरीय क्षेत्र को इस प्रकार हमने ड्राफ्ट किया। ये एरिया यहाँ तक ऐसा कोई एरिया बना और इस तली को हमने इस तरह मार्क कर दिया। चूंकि ये सागर का सॉलिड एरिया है इसलिए हमने इस क्रॉस चिन्ह को लाया। तो उन्होंने कहा सागर टेथिस एक एरिया था, इसको मान लीजिए कि टेथिस का एरिया है जहां दोनों ही तरफ से ये सेडिमेंट्स का विकास हुआ। ऐसा कुछ सेडिमेंट्स 3 लेयर में 4 लेयर में जैसा भी जमा हुआ होगा। तो कहा भूसन्नति क्षेत्र में प्रारंभिक अवस्था में तलछट का जमाव होता है। जहां तलछट का जमाव हुआ, कहिए कि रॉक के निर्माण की पहली प्रक्रिया शुरू हुई। सो उस भूसन्नति क्षेत्र में जो पहले तलछट आए उस प्रक्रिया को उन्होंने कहा लिथोजेनेसिस, यानी कि चट्टान निर्माण की अवस्था, निर्माण की अवस्थाएं। सो पहली अवस्था जिसमें कि टेथिस भूसन्नति क्षेत्र में जलोढ़ का जमाव हुआ, उस जमाव की अवस्था को कहा गया लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस मीन्स लिथ मीन्स रॉक, जेनेसिस मीन्स उसकी उत्पत्ति। सो चट्टान की उत्पत्ति से जो संबंधित हुआ उसे कहा गया लिथोजेनेसिस। ये बातें हो गई। उन्होंने कहा कि जब ये चट्टान या डिपॉजिट बढ़ेगा तो उसमें बॉटम की ओर दबाव होगा। आपने देखा होगा, एज्यूम कीजिए कि आपके पास एक नोटबुक है या पेपर है, उस पेपर के बीच में एक पेन रख दीजिए या कोई डस्टर रख दीजिए, देखिएगा कि वो पेपर फोल्ड होने लगेगा और मैक्सिमम दबाव उसके बीच वाले क्षेत्र में होगा। तो जितने भी सेडिमेंट्स का दबाव हुआ उसके कारण जो बीच का भाग था उस पर दबाव आया और उसके कारण पार्श्व क्षेत्र से, किनारे वाले क्षेत्र से दबाव की शुरुआत हुई। यानी उन्होंने कहा जो लिथोजेनेसिस हुआ या जो निक्षेप का जमाव हुआ उसके कारण पार्श्व बलों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमने एक इस तरह का एक डायग्राम बनाया इस एरिया में कि जहाँ पर इस तरह का कोई सरफेस है, इसमें जो सेडिमेंट्स आए उस सेडिमेंट में दोनों तरफ से जब दबाव बल लगा तो जो ये लेवल सरफेस एरिया है उसमें इस प्रकार के बलन आने शुरू हो गए। इस तरह का फलन की शुरुआत हो गई, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन गया। इस तरह की संरचना का विकास हो गया और दबाव बल जो है दोनों ही पार्ट से शुरू हो गया।
जो ऊपरी भाग हो गया इसको अपनति कह दिया गया, और जो नीचे का भाग है उसे सन्नति कह दिया गया। सो अपर पार्ट एंटीक्लाइन हो गया एंड लोअर पार्ट सिनक्लाइन हो गया। इस अवस्था को जहां पे फोल्ड का निर्माण हुआ इसको इन्होंने कहा ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस मीन्स पर्वत निर्माण की अवस्था, पर्वत निर्माण की अवस्था। पहला हो गया लिथोजेनेसिस। लिथोजेनेसिस जब पर्वत में जो सागर के तल पर निक्षेप का जमाव हुआ उस अवस्था को कह गया लिथोजेनेसिस। दूसरी अवस्था को कहा ओरोजेनेसिस। और जब तीसरी अवस्था, यहाँ ऐसे देखिए कि यह एक अवस्था है जिसमें जो नीचे का सरफेस था उस सरफेस पे इस तरह का कंप्लीट फोल्ड का विकास हो गया और पर्वत अपने मूल रूप में आ गया और फिर संतुलन की दशा आ गई। तो इस अवस्था को कहा गया ग्लिप्टोजेनेसिस। सो पर्वत निर्माण की 3 अवस्थाएं कोबर ने बताया, और जिन्होंने अपने पर्वत की उत्पत्ति के विकास के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया, जिस सिद्धांत का यूज किया, उसे हम भूसन्नति सिद्धांत कहते हैं। एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा कि कोबर ने जियोसिंक्लाइन शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि सिद्धांत जियोसिंक्लाइन शब्द का प्रयोग हॉग एंड डाना ने किया था, लेकिन जियोसिंक्लाइन के द्वारा पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या की। और चूंकि ये सेडिमेंटेशन है तो उन्होंने मुख्य रूप से ये वलित पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या की थी, और टेथिस क्षेत्र में सेडिमेंटेशन के द्वारा इसके विकास की व्याख्या की थी। अब देखिए अवस्थाएं कितनी हो गई। पहली अवस्था जिसको कहा गया लिथोजेनेसिस, दूसरी अवस्था जिसको कहा गया ओरोजेनेसिस, और तीसरी अवस्था जिसको कहा गया ग्लिप्टोजेनेसिस। अब तीनों अवस्था में जब पर्वत का विकास हुआ तो उसमें से मैं देखिएगा कि पहले इसको लिख लिया, तीनों को लिख लिया जाए। लिखिए पर्वत निर्माण की प्रारंभिक व्याख्या, एक मौलिक व्याख्या जर्मनी के भूगोलवेत्ता कोबर के द्वारा किया गया। द फर्स्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन was given by Kober, a German geographer. He explained the formation of mountain by geosyncline. उन्होंने पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या भूसन्नति के द्वारा की। भारत का निर्माण टेथिस भूसन्नति क्षेत्र में हुआ। भारत का नहीं, हिमालय का निर्माण टेथिस भूसन्नति क्षेत्र में हुआ, इसलिए यह महत्वपूर्ण सिद्धांत है। The origination of Himalaya was in Tethys Sea, so it is useful for the explanation of Himalaya. इसलिए भारत में हिमालय की उत्पत्ति के लिए यह एक बेहतर सिद्धांत है। लिखिए इसको कि और ये कोबर के अनुसार पर्वत निर्माण की 3 अवस्थाएं थी। According to Kober, there were 3 stages of formation of mountain. फर्स्ट स्टेज का डायग्राम बना लीजिए। लिखिए पहली अवस्था को लिथोजेनेसिस कहा गया। द फर्स्ट स्टेज इज नोन एज लिथोजेनेसिस स्टेज, या इसको हिंदी में लिख जाइए चट्टान के निर्माण की अवस्था थी। द फर्स्ट स्टेज वाज स्टेज ऑफ लिथोजेनेसिस, और यू कैन से चट्टान के निर्माण की अवस्था थी। लिखिए इस अवस्था में टेथिस सागरीय क्षेत्र में जलोढ़ का क्रमिक निक्षेप हुआ। In this stage there was a successive deposit of sediment in Tethys Sea. इसमें कई परतों का विकास हुआ जिसके कारण इस क्षेत्र में पार्श्व बलों की उत्पत्ति हुई। It leads to origination of lateral force, horizontal force from the both side, जिसके कारण दोनों ही क्षेत्रों से पार्श्व बल या क्षैतिज बल की उत्पत्ति हुई। तो अभी तक आपने देखा कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो टेथिस सागरीय क्षेत्र में,
यह एक छिछला सागरीय क्षेत्र था, शैलो सी एरिया था, जिसमें सेडिमेंट का विकास हुआ और सेडिमेंट के विकास के कारण पार्श्व बलों की उत्पत्ति हुई। अब सेकेंड स्टेज लिखिए, दैट्स ओरोजेनेसिस स्टेज, पर्वत निर्माण की अवस्था। लिखिए, निक्षेप के जमा होने के कारण दो प्रकार के बल काम करना शुरू किया, दो प्रकार के बलों की उत्पत्ति हुई। बाय इन अ सेकेंड स्टेज देयर वर टू फोर्सेस ऑपरेटिंग on the Tethys area. One is a vertical force towards the bottom of Tethys Sea, एक लंबत बल जो टेथिस सागर के तल की ओर काम कर रहा था, and the second the lateral force from the both side of Tethys Sea, और दूसरा पार्श्व बल जो टेथिस सागर के दोनों किनारों से काम कर रहा था। ऐसी स्थिति में वलन का विकास हुआ, जिसे हम अपनति और सन्नति के रूप में देखते हैं। इन दिस कंडीशन द फोल्ड डेवलप इन द फॉर्म ऑफ एंटीक्लाइन एंड सिनक्लाइन। दिस एंटीक्लाइन इज अ रेंजेस ऑफ हिमालय। इस अपनति को हिमालय के श्रेणियों के रूप में देखते हैं। सो यह स्टेज था ओरोजेनेसिस का स्टेज। नाउ यू हैव द थर्ड स्टेज, जिसे हम ग्लिप्टोजेनेसिस कहते हैं, इसको हम संतुलन की अवस्था कहते हैं। लिखिए, इस अवस्था में पर्वत में संतुलन की अवस्था आई। इन दिस स्टेज द हिमालयन सेक्शन गॉट स्टेबिलिटी आफ्टर द एंड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स, जहां क्षैतिज बल कम हो गया और हिमालय संतुलन की दशा में आया। कहते हैं कि हिमालय का क्रमिक विकास अभी भी हो रहा है क्षैतिज बल, बट वो क्षैतिज बल का संबंध प्लेट टेक्टोनिक से है और उसके द्वारा इसकी व्याख्या कीजिए तो सेकेंड हाफ में आएगा। स्कोबर ने कहा कि ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो सेडिमेंट के साथ वो खत्म हो जाता है, और जब पर्वत निर्माण खत्म हो जाता है तो पर्वत में स्टेबिलिटी आ जाती है। सो फ्रेंड्स, हमने जो एलिब्रेशन लाया परंपरागत सिद्धांत को, एक ओल्ड सिद्धांत को, जिसमें कोबर ने जो सिंक्लाइन के द्वारा पर्वत की उत्पत्ति बताया, उसमें फर्स्ट स्टेज आया लिथोजेनेसिस, फिर ओरोजेनेसिस, देन यू हैव ग्लिप्टोजेनेसिस। हिंदी में भी ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, इन्होंने इसको प्रमाणित भी किया। जैसे कोई ऐसा कोई एरिया लीजिए कि आपका ये एरिया है, ऐसा कुछ एरिया है और इसमें एक छिछला सागरीय क्षेत्र है, एक ब्रॉड एरिया है, ऐसा कुछ एरिया बनता हो जिसमें डिपॉजिट्स हुआ है सेडिमेंट, और दोनों तरफ से जो बल लगेगा तो दोनों पार्ट्स पे बल ज़्यादा लगेगा, और जो बीच वाला एरिया है उसमें बल कम लगेगा चूंकि वो दूरी पे होगा। तो दोनों एरिया अपलिफ्टेड हो जाएगा, अपलिफ्ट हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, दोनों उत्थान हो गया, अपलिफ्ट हो गया, और बीच वाला भाग भले ही इसके साथ ऊपर उठ गया हो बट समतल क्षेत्र की तरह रहेगा। ये बहुत ही उनकी जो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन था, जिसको आप देखेंगे कि जब भी कोई पार्श्व क्षेत्रों से बलन होगा तो दो किनारों पे बलन का विकास होता है, मध्यवर्ती क्षेत्र ऊपर उठने के बाद भी एक समतल सतह के रूप में दिखाई देता है। इन्होंने कहा कि ये मध्यपिंड है, मध्यपिंड है या मीडियन मास है, मीडियन मास है, और इसको कहा कि रेंड कैटल है। ये पर्वत जो है वो रेंड कैटल के रूप में या फिर वलित पर्वत के रूप में है। अब इसको देखिए, उन्होंने इस समतल मध्य पिंड को कहा कि यह एक अंतः पर्वतीय पठार होता है, इंटर माउंटेन प्लेटूज होता है। एक बात ध्यान दीजिए, हमने कहा दो किनारों पर बल लगा और बीच का भाग ऊपर उठा, बीच के भाग को मध्य पिंड कहा गया। तो जो मध्य पिंड है दो पर्वतों के बीच हुआ, ऐसा दोनों क्षेत्र हुआ, यह समतल क्षेत्र हो गया। इस क्षेत्र को ज्योग्राफिकल टर्म में
कोबर ने कहा कि यह एक अंतः पर्वतीय पठार है, इंटर माउंटेन प्लेटूज है। इसका एग्जाम्पल देखिए, उन्होंने बताया कि जब इस तरह की संरचना भारत में विकसित हुई हो ऐसा कुछ, तो भारत के जो हिमालय हैं और यहाँ कुल्लू माउंटेन है, तो इसमें हिमालय और कुल्लू के बीच तिब्बत का पठार है। सो तिब्बत क्या हो गया, एक मीडियन मास हो गया। ऐसे कई जगहों पे उन्होंने प्रमाणित किया। हमारे लिए जरूरी नहीं है कि अन्य जगहों पे जाएं, जरूरी है कि हम हिमालय के क्षेत्र में रुके रहें, इस कॉन्सेप्ट को हिमालय के क्षेत्र में उपयोग करें। इसको एक्सप्लेन कीजिए। लिखिए, पर्वत निर्माण की अवस्था में अंतः पर्वतीय क्षेत्रों का भी विकास होता है। During the formation of mountain, there is also formation of inter-mountain plateaus. अंतः पर्वतीय पठार का विकास होता है तथा दोनों ही पार्ट्स पर पर्वतीय क्षेत्र विकसित होते हैं। And the mountain develop on the both margin area. जैसे भारत के संदर्भ में हिमालय और कुल्लू के बीच तिब्बत के पठार का विकास हुआ है। In reference to Himalaya, there is a formation of Tibetan plateaus between Himalaya and Kullu Mountain. हिमालय और कुल्लू माउंटेन के बीच तिब्बत के पठार का विकास हुआ है। तिब्बत का पठार एक मध्य पिंड के रूप में है। तिब्बतन प्लेटूज इज इन द फॉर्म ऑफ मीडियन मास। अब देखिए, जब आपके पास एक पूर्ण क्वेश्चन आता हो, पूरा क्वेश्चन आता हो कि हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए, तो इन सभी चीज़ों को हम इसको डिटेल ले जाएंगे। लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक पूछा गया हो तो सिर्फ कोबर की एक बार चर्चा करेंगे, उसको डिटेल नहीं लिखेंगे, या फिर एक पंक्ति में लिख देंगे कि कोबर ने 3 अवस्थाओं में पर्वत की उत्पत्ति को बताया। जो भूसन्नति क्षेत्र में था वो था लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, क्रिप्टोजेनेसिस, और इसमें उन्होंने बताया कि वलन के द्वारा जब पर्वत का निर्माण होता है तो वार्ष क्षेत्रों में पर्वत बनते हैं और मध्यवर्ती भाग में जो इंटर माउंटेन प्लेटूज का विकास होता है उसका उदाहरण तिब्बत का पठारी क्षेत्र है। सो फर्स्ट फेज आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें जो है जो ड्रॉबैक्स है वो है बल की अवधारणा। यहाँ पे जो बल है, जो डिपोजिशन के द्वारा बल इतना बड़ा नहीं हो सकता कि हिमालय जैसे पर्वत की उत्पत्ति हो जाए। सो जो फोर्स है वो बहुत ही एक्यूरेट नहीं है, उपयोगी नहीं है। इस चीज़ को थोड़ी आगे जाके इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इसको बोलते हैं हम ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, विस्थापन सिद्धांत, या इसको बोलते हैं हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। वैगनर ने दिया, आप सभी जानते हैं। इन्होंने 2 बातें कही, दोनों को साथ साथ ले चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैगनर ने कहा था, वैगनर के पूरे सिद्धांत को यहाँ नहीं डाल रहे हैं और एक लेंदी एरिया होगा। वैगनर ने ये कहा था कि 2 बल काम करते हैं। जो फोर्स है वो 2 फोर्स है। ये फोर्स को आप ऐसे ले लीजिए, एक वेस्टवर्ड फोर्स है और एक नॉर्थवर्ड फोर्स है। वैगनर के सिद्धांत में देखा होगा एक उत्तरी प्रवाह था और एक पश्चिमी प्रवाह था। हमारे यहाँ संबंध पश्चिमी प्रवाह से नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि पश्चिमी प्रवाह के द्वारा अमेरिका पश्चिम की ओर गया ऐसा, और यहाँ पे किनारे पे जो बल लगा उससे एंडीज रॉकीज की उत्पत्ति हुई। यहाँ हिमालय का संबंध उससे है नहीं। इन्होंने उत्तरी प्रवाह कहा, उसके द्वारा अफ्रीका से अलग होकर भारत उत्तर पश्चिम की ओर गया और फिर अंगारा लैंड से टकराया और हिमालय की उत्पत्ति हुई। सो ये फोर्स हमें भारत के संदर्भ में डालना है
कि वैगनर ने क्या कहा कि अफ्रीका से अलग होकर भारत उत्तर पूर्व की ओर चला और टेथिस सागर में जो डिपॉजिट था उसका वलन हुआ और अंगारालैंड से टकराने के कारण हिमालय की उत्पत्ति हुई। तो इसको ब्रीफ साइट में यहाँ पे लाइए, बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन के लिए नहीं लाइए, फिर प्लेटेक्टोनिक के लिए जगह नहीं रहेगा, बहुत समय इसमें गुजारना ना चाहिए। सो इसको लिखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सेकेंड पैराग्राफ्स में लिखिए महाद्वीपीय विस्थापन के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति। लिखिए वैगनर, अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के द्वारा हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की। अल्फ्रेड वैगनर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। महाद्वीपीय विस्थापन के द्वारा इसकी व्याख्या की। वैगनर के अनुसार दो प्रकार के बल पृथ्वी पर लगे और जिससे दो स्थिति में पर्वत का निर्माण हुआ। According to him, there were two forces operating on the earth for the formation of mountain. The first is westward force, पश्चिमी बल, पश्चिमी प्रवाह का बल, जिसके द्वारा पश्चिमी तटीय पर्वतों का विकास हुआ। The westward force is responsible for the formation of west coast mountain, and these are Andes and Rockies, जो Andes और Rockies है, तथा उत्तरी प्रवाह के कारण महाद्वीपीय पर्वत का विकास हुआ। एंड द नॉर्थवर्ड फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिनेंटल माउंटेन, जो महाद्वीपीय पर्वत का विकास हुआ। हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टिनेंटल माउंटेन। हिमालय एक महाद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। इज अ कॉन्टिनेंटल माउंटेन जिसका विकास अफ्रीका से टूटने के बाद भारत के उत्तर पूर्वी विस्थापन के कारण हुआ। The Himalaya originated by the drifting of India after separating from Africa in northeast direction. अफ्रीका से टूटने के बाद भारत उत्तर पूर्व की ओर विस्थापित हुआ और अंगारा लैंड से टकराया। India collided with Angara land and Himalaya originated in Tethys area by compression force. और हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागरीय क्षेत्र में दबाव बल के कारण हुई। अब फिर देखिए यहाँ पे जो जिसके कारण हम आगे के सिद्धांतों को ला रहे हैं, सभी सिद्धांतों में जो फोर्स है, एक्सप्लेनेशन भले ही करेक्ट आपको आ रहा हो, लोकेशन बड़ा करेक्ट आ रहा हो, लॉजिकली लगता हो कि मान्यता सही है, लेकिन सभी पर्वतों के निर्माण में जो मुख्य चीज यहाँ मिस हो रहा है वो है हमारा फोर्स। ये किस बल के द्वारा ये बढ़ रहा है, वो बल की अवधारणा वहाँ पे गलत है। सो यहाँ पे साइड भी कर देना है कि जो वैगनर की बातों की व्याख्या, वैगनर ने जिन बातों को महत्व दिया उसमें सारी बातें लॉजिकल लगती हैं, लेकिन बल की अवधारणा गलत है। सो द फोर्स ऑपरेटिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन इज नॉट लॉजिकल, इज नॉट रैशनल, प्रॉपर, जिसके कारण इस सिद्धांत को आगे अन्य विद्वानों ने इम्प्रूव किया, उसको सही किया। तीसरी पैराग्राफ जो महत्वपूर्ण एरिया है वो है संवहनिक धारा सिद्धांत। संवहनिक धारा, ये इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शनल करेंट थ्योरी।